नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुणाल भी इस वक्त आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में बहुत सारी खबरें आपको बताएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है और उसको कैसे सामान्य किया जा रहा है, उसको लेकर भी जानकारी बताएंगे। न्यूज रूम लाइव में इस वक्त शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर भारत पाकिस्तान के बीच को विवाद को सुलझाने की से जुड़ी है और पाकिस्तान भारत सीमा पर तनाव जो है वो कम करने की योजना लगातार बनाई जा रही है। आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद है और इस तनाव को कैसे कम किया जाए इस पर आज चर्चा हो सकती है। डीजीएमओ आज हॉटलाइन पर फिर से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ स्तर की आज एक महत्वपूर्ण बैठक की संभावना बनती नजर आ रही है। बैठक का उद्देश्य है कि 22 अप्रैल को पहलगाम हिंसा से पहले जो स्थिति थी, जो सैनिकों की पोजीशन थी, उसको रिफ्रेम किया जाए, क्योंकि 22 अप्रैल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तान में जो तमाम सीमाएं हैं उसमें सुरक्षा के लिहाज से सैनिकों की तादाद को बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, पाकिस्तान ने एक के बाद एक नापाक हरकतों को अंजाम दिया और भारत को मजबूरन जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक सैनिकों की संख्या में इजाफा करना पड़ा। लिहाजा अब किस तरह से सैनिकों की संख्या को एलओसी और आसपास के तमाम सीमावर्ती राज्यों में कम किया जाए, उसको लेकर पाकिस्तान से सीधी कैसे बातचीत होगी मिलिट्री ऑपरेशन स्तर के अधिकारियों के साथ, उसको लेकर आज एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है। बहरहाल इससे पहले भी हॉटलाइन पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई, प्रयास किया गया उस दौरान भी कि किस तरह से दोनों देशों के संबंध मिलिट्री स्तर पर ठीक कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि तनाव इतना ज्यादा था कि उसके कम होने के संकेत नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब स्थिति को बेहतर करने का प्रयास दोनों मुल्कों की तरफ से हो रहा है, तो किस तरह से सैनिकों की संख्या को कम किया जाए, क्योंकि सैनिकों की लगातार बढ़ती संख्या सामने वाले मुल्क पर एक प्रेशर भी बनती है। लिहाजा अब इस स्थिति को कैसे रिफ्रेम किया जाए, रिकॉन्सिडरेट किया जाए, उसको लेकर आज इस बात की संभावना है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन स्तर के अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा को लेकर एक टाइम टेबल या रोड मैप बनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, भारत की नीति स्पष्ट है, भारत की नीति साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ, टेरर के खिलाफ अभियान हमारा जारी रहेगा। सिंदूर ऑपरेशन न सिर्फ अब ऑपरेशन बल्कि इसे पॉलिसी के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, ये स्थिति साफ है। लेकिन भारत ने यह भी बताया है कि हमारी पाकिस्तान के साथ वो लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ आतंकवाद के साथ लड़ाई है। और यही वजह है कि डीजीएमओ लेवल पर यह फिर से बातचीत हो सकती है। जो भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पर लगाम लगाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि सीज फायर के बाद भी उल्लंघन कई बार हुआ है। यह अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इशफाक गौहर साहब, कार्यकारी संपादक, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इशफाक साहब, बड़ी बैठक आज फिर से हो सकती है, दोनों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद भी जो ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है, कई सारे इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, कितना महत्वपूर्ण है इसको और सामान्य बनाना? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बात है। और जो अभी हमारे पास खबर आ रही है कि आज एक और बैठक होनी है, डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान जो है वो आपस में एक बार फिर बातचीत करेंगे। और ये बातचीत जो आज की होगी ये डीएस्केलेट करने के हवाले से होगी कि हालात को और ज्यादा सामान्य कैसे बनाया जा सकता है बॉर्डर पर, न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि हवा में भी और समंदर में भी। और इस सिलसिले में आज की जो मीटिंग एक्सपेक्ट की जा रही है, इसमें एक चार्टर ऑफ प्लान होगा कि किस तरीके से हमने काम करना है और आगे क्या क्या करना है। और बड़ी बात जो अभी हमारे पास खबर आ रही है वो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत बड़ा जमाव फोर्सेस का जो है वो सरहदों के पास लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कर दिया गया था, और उसको वापस अपनी बैक टू पोजीशन लाया जाए और उसे वापस उस पोजीशन पर लाया जाए जो मार्च अप्रैल के दौरान थी। और फौजें बिल्कुल कम वहां पर है ताकि ज्यादा कोई इस तरीके के आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन ना बने। इस हवाले से एक प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी। एक तो ये एजेंडा है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन रेस्ट जब तक मीटिंग नहीं होती है कोई बात फाइनल करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन याद रखिएगा, फरवरी 25 सन 2021
डीजीएमओज ने, दोनों देशों के डीजीएमओज ने डिस्कशन किया और एस्टैब्लिश एक हॉटलाइन की, एग्री कर दिया कि हम स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे जी एग्रीमेंट को, और अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि सीज फायर जो होगा वो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर भी होगा और अदर सेक्टर्स के अंदर भी होगा, जो 24-25 फरवरी की रात सन 2021 से शुरू हो गया था। और उसके बाद हमने देखा काफी अमन का माहौल जो था वो सरहदों के पास सवाल उठता है गौर सर कि जो था। डीजीएमओ लेवल की जो वार्ता ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई थी, जो लगातार दोनों तरफ से सीज फायर हो रहा था, क्या उस टेबल टॉक को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर वहां पर जो मुद्दे नहीं सुलझे थे सिर्फ उन्हीं को ही उठाया जाएगा? देखिए, अभी जो ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन से टॉक्स हुई हैं, 2 बार हुई हैं, उसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाया जाएगा। और ये मीटिंग भी पाकिस्तान की इनिशिएटिव पर हो रही है। अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि एक और बार हम बैठना चाहते हैं और मॉडलिटीज को तय करना चाहते हैं कि जो प्री अप्रैल पोजीशन थी उसको रेस्टोर किया जाए और जो तोपखाने हैं, बंदूकें हैं, फोर्सेज हमने सरहदों पर लगाई है, इसको कम किया जाए। अभी सोर्सेज से हमारे पास खबर है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और अगर ये प्रोसेस यहाँ पर ओके हुआ कि हमने जी अप्रैल वाली पोजीशन पर वापस जाना है, तो डीएस्केलेशन का 100% चांसेस है। अगर ये मीटिंग में कोई लेफ्ट राइट हुआ और कोई चीजें नहीं हुई, तो जो फोर्सेज का जमाव अभी सरहदों पर है वो बना रहेगा और आईबॉल टू आईबॉल जो कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन रहेगी। गौहर साहब, क्या ये बात सिर्फ मिलिट्री लेवल तक ही रहेगी? हालांकि मिलिट्रीज की बात है तो जाहिर सी बात है वहीं तक रहेगी, या फिर यहां से डिप्लोमेटिक दरवाजे भी खुलने की उम्मीदें रहती हैं दो देशों के बीच में? देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स बिल्कुल नहीं चलेंगे जी। कल भी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना, उससे पहले विदेश मंत्री साहब ने बात क्लियर की। सिर्फ और सिर्फ सीज फायर तक ही ये बात है। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि टेरर और टॉक्स इकट्ठे नहीं चलेंगे जी, टेरर और ट्रेड इकट्ठे नहीं चलेगा जी, और ब्लड और वाटर इकट्ठे नहीं चलेगा। यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर भी ब्रेक है, ट्रेड पर भी ब्रेक है और टॉक्स पर भी ब्रेक है। तो ये एक तरफ से भारत सरकार की काफी क्लियर और क्रिस्टल पोजीशन है जो साफ हो गई है। दूसरी बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, तो डिप्लोमेटिक टाइज पर क्या होगा। आपने देखा होगा कि कल भी डिप्लोमेसी वॉर चला, एक आदमी को हमने यहाँ से नापसंदीदा कहा, वहां पाकिस्तान से एक और कहा, अब ये टोटल फिगर 24 तक आ गई है, 24 आदमी टोटल अभी हाई कमिश्नर। क्योंकि एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर भारत पाक तनाव के बाद जो तमाम बदलाव हैं उसको लेकर आ रही है, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला, पहलगाम हिंसा के बाद, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो तमाम चीजें बदली, उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल एस जयशंकर का भी था। अब कमांडोज के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गौहर सर, इस एक जो ये डेवलपमेंट है उसे आप सिक्योरिटी या पॉलिटिकली किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। डॉक्टर एस जयशंकर 5 अगस्त 2019 से जिस तरीके से एक्टिव मोड में दिखे और जिस तरीके से भारत सरकार की नीति और पॉलिसियों को पूरे विश्व तक पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके की भारत सरकार की बात को मनवाया, उसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर उसकी पूरी टीम ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर से पहले 22 सरन हमले के बाद जिस तरीके से ब्रीफिंग की, जिस तरीके से पर्सनल विजिट उसने किए, उसके बाद निशाने पर जरूर, आतंक के निशाने पर डॉक्टर जयशंकर थे। अगर डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल, अगर आप देखेंगे इनके प्रोटोकॉल में या इनको जो लोग करीब से जानते हैं, उतना ज्यादा ये हाई फाई नहीं खुद को मानते, डिस्पाइट एक मजबूत फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर भारत के अंदर ये अभी उभरे हैं। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया कि प्रोटेक्शन इनकी बढ़ा दी जाएगी। ये दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर भी और विदेश में भी जब ये घूमेंगे तो इनके लिए बाकायदा तौर पर बुलेट प्रूफ व्हीकल होगी, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी मंसूबा जो इनके खिलाफ बन रहा है वो कामयाब ना हो। ये डिसीजन जब तभी लिए जाते हैं जब गृह मंत्रालय को जो खुफिया विभाग है, चाहे वो आईबी हो, रॉ हो, एजेंसियां हो, वो जब अपना फीडबैक स्टेट गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, उसके बाद ही इतना बड़ा फैसला लिया जाता है। और ये बड़ा फैसला तभी लिया गया होगा जब कोई ना कोई इनपुट आया होगा। और सीधी सी बात है, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से फोर फ्रंट पर डॉक्टर जयशंकर बैटिंग करते हुए नजर आए, हर महाज पर छक्के छुड़ाते हुए पाकिस्तान के नजर आए, सिक्योरिटी कवर बढ़ना एक ऑब्वियस सी बात थी। इसका ये भी मायना हो सकता है कि जो हमारी विदेश नीति है वो पिछले कुछ सालों से सीधे और सटीक रास्ते पर चल रही है, जो हमारी नीति है उसी पर हम काम कर रहे हैं।
चलिए बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, क्योंकि लगातार एक एक करके जो तमाम महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें आज सबकी निगाहें सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक पर भी होगी। कैबिनेट सिक्योरिटी की जो महत्वपूर्ण बैठक है उस पर भी आज सबकी निगाहें टिकी होंगी। कैबिनेट बैठक से पहले सीसीएस की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में युद्ध विराम के बाद ये बैठक आगे की रणनीति को और पुख्ता करेगी, क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौता और सीमा पर तनाव कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों मुल्कों की तरफ से लगातार एक महीन बारीक रेखा के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। लिहाजा अब आगे की रणनीति सुरक्षा के लिहाज से हिंदुस्तान की क्या कुछ होगी, उसी को लेकर आज सीसीएस की बैठक में चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बड़ी बैठक सीसीएस की तरफ से हो रही है। ये अभी शुरू हो चुकी है, जारी है, और ये प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज से पहले यानी 22 अप्रैल के बाद जब भी सीसीएस की बैठक हुई है तब बड़ा फैसला लिया गया है, चाहे वो सिंधु जल समझौता जिसका जिक्र आपने भी किया, उसके बाद एक बार फिर से सीसीएस की बैठक की। हालांकि उस समय थोड़ा सा चौंकाने वाला फैसला लिया गया और जाति जनगणना की तरफ चले गए, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, सिंधु ऑपरेशन के बाद और सीज फायर के बाद, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने के बाद या थोड़ा थोड़ा तनाव कम होने के बाद अब ये सीसीएस की बैठक बहुत मायने रखती है। इसमें सुरक्षा को लेकर बातचीत तो होगी, आज तक जो घटनाक्रम हुए उसको लेकर बातचीत तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ आगे की क्या रणनीति होगी उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से यह साफ कर दिया है। जब वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी नीति साफ है, हम आगे भी इसी तरह से बढ़ेंगे, सिंधु ऑपरेशन टेरर के खिलाफ लगातार जारी रहेगा और हम कभी भी ये कर सकते हैं। लेकिन कुछ इशारा अब पीओके की तरफ भी सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और कल विदेश मंत्रालय ने भी इस पर आधिकारिक तरीके से संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार अब पीओके की तरफ बढ़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये चीज इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि आप डिजिटली भी देश की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण करते हैं। क्योंकि इस बीच खबर एक महत्वपूर्ण ये भी निकलकर सामने आई है कि फेक प्रोपेगेंडा प्रसारित करने के चलते चाइना का जो एक्स अकाउंट है, उनके जो नेशनल पेपर का, ग्लोबल टाइम्स का, उसे भारत में फिलहाल बैन कर दिया गया है। तो आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालातों पर चर्चा होगी, सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन सभी लोगों के साथ विचार विमर्श, और उसके बाद आज सबकी निगाहें कैबिनेट की बैठक पर भी होंगी कि आगे को लेकर मोदी सरकार क्या कुछ रणनीति बना रही है। क्योंकि अब तक जितनी सीसीएस की बैठक हुई उसका आप रिजल्ट या निचोड़ देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय इन तमाम बैठकों को भी जाता है कि किस तरह की रणनीति बनाई गई, कितनी सटीक रणनीति बनाई गई, जिसका परिणाम यह रहा कि सुरक्षा को लेकर और डिफेंस सिस्टम को लेकर हर जगह चर्चा भारत की इस वक्त हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं, जब भी सीसीएस की बैठक होती है तो सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं। यही वजह है कि आज भी ये बैठक हो रही है। इसी वक्त हमारे साथ ताबिश कबाल, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ताबिश, सीसीएस की बैठक जारी है और कुछ समय तक ये बैठक चलेगी, उसके बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक बहुत अहम बैठक है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है और कुछ समय तक ये बैठक चलने वाली है। आपको बता दें कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार सीसीएस की बैठक की जा रही है। हालांकि इससे पहले जब सिंदूर ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले भी सीसीएस की बैठक की गई थी। सिंदूर ऑपरेशन की अपार सफलता के बाद देश भर के अंदर जिस तरह का माहौल बना है, किस विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, किसका सपोर्ट रहा है, इस सब को लेकर के चर्चा की जा सकती है। साथ ही ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अगर आगे की प्लानिंग तैयार करनी हो, जिस तरह से सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे में क्या आगे की प्लानिंग, क्या रणनीति रहने वाली है, तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक साझा रिव्यू रखते हैं। और जरूरी इसलिए हो जाता है कि जब आप एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हो और उस ऑपरेशन की अपार सफलता आपको मिली हो, आप आतंकी ठिकानों को नाबूद करने में सफल रहे हो, देश की जो जनता चाहती थी आप वो सब करने में सफल रहे हैं,
तो ऐसे में आपके सामने कई चीजें आकर के खड़ी हो जाती हैं। और यही वजह है कि सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद जिस तरह से देश के अंदर माहौल बना है, जिस तरह से देश की जनता चाहती थी, जो देश की जनता चाहती थी, वो कहीं ना कहीं हुआ है। तो अब ऐसे में इस सफल ऑपरेशन के बाद ये सीसीएस की बैठक की जा रही है और तमाम चीजों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि क्या रणनीति रहने वाली है, क्या प्लानिंग हमारी रही थी। दूसरी बात है कि ये बहुत अहम रहेगी कि सीसीएस की बैठक में ये भी जिक्र किया जा सकता है, जो हमें खबर मिली है, जिस तरह से अपोजिशन बार बार सीज फायर पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है, तो सरकार की क्या रणनीति रहेगी, विपक्ष के जो सवाल होंगे उनको लेकर के सरकार, ये अहम मुद्दे हैं। हालांकि सीसीएस की बैठक के बाद किसी तरह की औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, किसी तरह की कोई औपचारिक, बड़ी बात है ताबिश की परसों रात पीएम नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन और उसके बाद कल एयरफोर्स के आदमपुर बेस पर पीएम मोदी का संबोधन। पीएम का साफ संबोधन था और स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद का एक नासूर अब भारत नहीं भुगतेगा, हम घर में घुसकर ऐसा मारेंगे कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो तमाम चीजें स्पष्ट करती हैं कि हमारी अब सुरक्षात्मक नीति किसी को भी 0.1 एरर के साथ बख्शने के मूड में नहीं है। तो लिहाजा उससे आगे की रणनीति की बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन उनको जमीन पर उतारने के लिए आपको प्रॉपर रणनीति स्ट्रैटेजी बनानी होगी और वही स्ट्रैटेजी सीसीएस की मीटिंग में चल रही है। देखिए कुणाल, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मिनट का यह भाषण देश की जनता के मन को छू करके गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन को हमने स्थगित किया है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है, नहीं आता। देखिए, एक नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर सेट करने की कोशिश की गई थी, जिसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से स्टॉप कर दिया है। नैरेटिव ये था कि सिंदूर ऑपरेशन को आपने बीच में अधूरा छोड़ दिया, आपको इसे पूरा करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सिंदूर ऑपरेशन स्थगित किया गया, अगर गोली चलेगी तो हम गोले से जवाब देंगे। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी थी, एक सोच थी, और यही वजह थी कि प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने इंतजार किया कई दिन तक। आपको याद होगा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके बाद 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो उस वक्त भी ये सवाल किए गए थे कि 11 दिन निकल चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी। उसके बावजूद भी बहुत शांति और संयम के साथ, जैसे सेनाओं को फ्री हैंड किया गया था, सेनाओं को कहा गया था कि आप अपनी तरह से काम कीजिए, ये एक पूरी तरह से प्लानिंग और एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी। वही प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के भाषण में कहा कि सब कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है। हमने सिंदूर ऑपरेशन को स्थगित किया है। देश की जो जनता चाहती है वो क्या है, हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवादियों से, और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के तमाम मुल्क भारत के साथ खड़े हुए हैं। और ये स्ट्रेटेजी थी, ये प्लानिंग थी, जिस पर कहीं ना कहीं भारत सफल हुआ है। ऐसे ही सीसीएस की बैठक में आप अगर देखेंगे तो इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि अंदर किस तरह की बातचीत चल रही है, लेकिन हम अपने सोर्सेस से जो पता लगाने की कोशिश करते हैं उसके मुताबिक ये पता चलता है कि अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा रही है, चाहे सिंदूर ऑपरेशन हो, चाहे विपक्ष के विशेष सत्र की मांग हो, सर्वदलीय बैठक हो, या देश के हालात हो, इन सब पर अहम बैठक होती है। बिल्कुल ताबिश, इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से जो रखी गई, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने जब संबोधन में कहा था कि बात सिर्फ और सिर्फ टेरर पे होगी, बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर पीओके को लेकर जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं, और कल भी विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश प्रवक्ता ने बात कही है कि भाई पीओके अब पाकिस्तान को खाली करना चाहिए, तो क्या अब यह माना जा सकता है कि इसकी नींव अभी से रखी जा रही है? देखिए, शीतल पूरी तरह से साफ है। प्रधानमंत्री ने 2 शब्दों का बहुत जोर देकर के पूरे देश की जनता को ये बताया है कि पहला तो हमारी अगर बात होगी तो पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी। एक शब्द और आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। यानी ये मैसेज था, पूरी दुनिया को ये मैसेज था, सिर्फ भारत को मैसेज नहीं था, ये पूरी दुनिया को मैसेज था कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हम किसी के कहने से काम नहीं करेंगे, भले ही किसी तरह का भी आरोप लगता रहे, लेकिन हम ना झुकेंगे और ना ही दबाव में काम करेंगे। और यही वजह है कि भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से 2 टूक जवाब दिया गया है कि आंतरिक हमारा यह मामला है और किसी भी मुल्क को हम इस मामले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम किसी की नहीं सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश, आप नजर बनाए रखेगा। सीसीएस की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है, हमारे सहयोगी वहीं पर है और पूरी नजर बनाए हुए। जब भी कोई निकलकर सामने आता है, आउटकम निकलकर आता है, तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल भारत का पाक पर सख्त एक्शन। देखिए एक और बड़ी खबर, पाक अधिकारी भारत विरोधी साजिशों में लिप्त पाए गए हैं, जिसको लेकर भारत ने ये एक्शन उठाए और 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश भारत ने उनके आयुक्त को सीधे ये कहा गया है कि 24 घंटे में आप देश छोड़ दीजिए।
क्योंकि इस तरह की जो गतिविधियां उनमें पाई गई हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उससे भारत को नुकसान हो रहा था, जिस वजह से ये भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया। तो बड़ी खबर, जहां पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के चलते ये कार्रवाई जमीन पर की जा रही है और उन तमाम लोगों को ढूंढ कर पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है जो कहीं ना कहीं रहते तो हिंदुस्तान में हैं लेकिन गुणगान मन में पाकिस्तान को रखते हैं। लिहाजा ये बड़ी खबर, जहां पर अब भारत विरोधी संलिप्त गतिविधियों में कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाएगा तो तुरंत उसको सरहद पार का रास्ता दिखाया जाएगा, जिसका जीता जागता उदाहरण बीती रात खबर आई सामने, जहां पर पाक अधिकारी भारत विरोधी साजिशों में संलिप्त पाया गया। लिहाजा 24 घंटे का अल्टीमेटम उसको जारी कर दिया गया कि आप तुरंत से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हिंदुस्तान को छोड़ दी। संदिग्ध गतिविधियों में यह व्यक्ति पाया गया था और कश्मीर को लेकर भी विदेश मंत्रालय का साफ सुंदर स्टैंड है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। कश्मीर पर कभी बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Siddhant, you had another question regarding ceasefire and what sort of role other countries played, etc. See, the specific date, time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The Foreign Secretary had made a statement in this regard, as you would be aware. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission at 12:37 hours. The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties. चलो फिलहाल हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार मनराज गुर्जन साहब जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनराज गुर्जन साहब हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे भारत की विदेश नीतियों को लेकर, कूटनीति को लेकर, क्योंकि अब सीज फायर पर विराम तो लग गया है, लेकिन अब भारत की तरफ से जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं उसको कैसे कवर किया जाएगा, उस पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, समय देने के लिए। अभी जो वर्तमान स्थिति है सर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत ने स्पष्ट तौर पर दुनिया को बता दिया है कि वह इस्लामिक आतंकवाद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाला। भारत ने कह दिया है कि अगर भारत में आतंकवादी किसी भी प्रकार की गतिविधियां पाई जाएगी तो भारत ये नहीं देखने वाला कि किसी देश की संप्रभुता का हनन होने वाला है या नहीं होने वाला है। भारत की विदेश नीति में ये स्पष्ट तौर पर इस बार देखा जा सकता है और ये पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है कि आतंकवादी गतिविधियों के साथ भारत के साथ जो समझौते की प्रारूपता वह रचना चाह रहा है वह संभव नहीं हो पाएगी। भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के उन ठिकानों को तबाह कर दिया जहां से वह आतंकवादी रूपी बीजों को पैदा कर रहा था, उनको प्रफुल्लित कर पीओके से भारत में भेज रहा था। साथ ही देखिए, भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अवैध तौर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और हमारा ये अभियान ये जारी रहेगा। पीओके के लिए हम पाकिस्तान से लगातार हमारी बातचीत होगी और हमारा ऑपरेशन सिंदूर का अभी लेकिन प्रोफेसर सर, भारत की जो सरकार है मौजूदा वो बार बार कह रही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर कभी संवाद नहीं होगा। अब बात होगी तो पीओके पर होगी। पाकिस्तान को इस मुद्दे पर लेकर आना ये थोड़ा क्या टफ टेक्निकली लग रहा है आपको, क्योंकि वो भी लगातार उसकी तरफ से उनके जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी कई एजेंडे लगातार गिना चुके हैं। नहीं, देखिए, भारत सरकार का स्पष्ट है। 1972 में जब हमारा शिमला समझौता हुआ था तब हमने कहा था द्विपक्षीय हम बातचीत करेंगे और उस बायलैटरल रिलेशन थर्ड पक्ष को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।
दुनिया के मीडिया ने एक बात प्रफुल्लित की, एक बात फैलाई कि भाई भारत ने अमेरिका का तीसरा पक्ष स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है पीओके को अपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और इसको हम वापस लेकर रहेंगे। ये भारत सरकार की नीति है। और मैं कह दूं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो शासित सरकार है, क्योंकि बीजेपी के पास 370 का मुद्दा था, हट गया, राम मंदिर का मुद्दा था, वो हट गया, अब केवल पीओके का मुद्दा उनके पास बचा है, क्योंकि उनको उन्होंने पूरा कर दिया है। तो मुझे लगता है आगामी इलेक्शंस एजेंडों में पीओके सर्वोपरि रहेगा और विदेश नीति के लिहाज से भी पीओके का जो डायमेंशन है, भारत सरकार पाकिस्तान को वहां लाकर रोकना कहीं कहीं भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है। ठीक है प्रोफेसर साहब, लौटेंगे फिर से आपके पास, बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटा है। जो भारत से पाकिस्तान की तरफ गलती से पहुंच गया था उसे लौटा दिया गया है। कांस्टेबल पुनर्म कुमार अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौट चुके हैं। करीब 20 दिन बाद पाकिस्तान की कैद से इस बीएसएफ जवान को वापस लौटाया गया है और ये भारत का जवान था, लेकिन पाकिस्तान ने अब इसे भारत को सौंप दिया गया है। तो भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने एक कदम उठाया, जहां पर 20 दिन बाद भारत लौटे हैं कांस्टेबल पीके साहू। पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ जवान को लौटा दिया है सकुशल। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटे हैं पीके साहू। गलती से बॉर्डर पार चले गए थे कांस्टेबल पीके साहू और अब 20 दिन बाद सकुशल पीके साहू को वापस लौटाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुनर्म कुमार 20 दिन पहले गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, लेकिन अब जब भारत ने दबाव डाला तो सकुशल 20 दिन बाद ही सही, लेकिन पीके साहू को भारतीय सेना को वापस लौटाया गया है और अटारी वाघा बॉर्डर से इन्हें वापस लौटाया गया। डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाकर तमाम चीजों को मनवाता है। तो यहां पर ये जो चीज निकलकर सामने आई है, ये कितना सिद्ध करती है कि हिंदुस्तान की बातों में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण दम था और फैक्ट फिगर्स के साथ। इसी को विदेश नीति कहते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, हजारों भारतीयों ने टिकट रद्द की है और टिकट रद्द क्यों की है ये आपको बताएंगे। जो पाकिस्तान के समर्थन में देश आए हैं, अब उन देशों को भारत की जनता भी जवाब दे रही है। न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर सरकार ये कदम उठा रही है, बल्कि जनता जाग चुकी है और अपनी टिकट्स को कैंसिल करवाकर उन देशों को ये सीधा जवाब है कि भारतीय टूरिस्ट हो या भारतीय जो बिजनेसमैन हो, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक जो बिजनेस या व्यापार चलता है, उसको कैसे जवाब दिया जा सकता है। उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिया गया है। टिकट्स को रद्द कर दिया है और तुर्की अजरबैजान यात्रा बहिष्कार अभियान की शुरुआत भी भारत के नागरिकों की तरफ से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, तो ना सिर्फ लोगों ने वहां पर जो उनके टूरिज्म के लिहाज से विजिट थे उनको कैंसिल किया, बल्कि उन्होंने उनके सामान को भी बहिष्कार कर दिया है। आपको यही स्थिति तब नजर आई होगी जब मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइनू, उनके तरफ से किया गया था और उसके बाद जब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जब मालदीव गए थे तो उसके बाद क्या कुछ हालत हुई थी। पीएम मोदी जब लक्षद्वीप गए उसके बाद जो मालदीव की जो हालत हुई वो सबको मालूम है क्या कुछ हुआ था। ठीक है, प्रोफेसर सर हमारे साथ लगातार सर जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल में सबने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा चीन, अजरबैजान और टर्की मिलाता हुआ नजर आया। अब हिंदुस्तान की जनता भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने स्टैंडर्ड पर क्या कुछ करती है वो भी जानती है। नो डाउट सर, जनता जानती है हिंदुस्तान की सेना और सरकार क्या कर रही है, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड पर क्या कर सकती है उसका लेटेस्ट एग्जांपल मिल गया। उन टर्की और अजरबैजान की चीजों का पूर्ण रूप से बायकॉट करने का ऐलान किया जा रहा है और वहां की जो टूरिज्म वाली विजिट है उनको भी लगातार कैंसिल किया जा रहा है। प्रोफेसर सर, आवाज पहुंच रही सर आप तक? जी बिल्कुल। देखिए कुणाल जी, ये भारत जो है पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षक केंद्र बना हुआ है। कल मैं पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भारत इंटरनेशनली एक हब बन चुका है और पूरी दुनिया का ध्यान वहां है। अमेरिका से लेकर पश्चिमी दुनिया ये चाहती है कि भारत एशिया के अंदर सुपर पावर बने ताकि चाइना को कंट्रोल कर सके। अब देखिए भारत की जनता का जो इमोशन है और हमारे यहाँ नेशनलिज्म के प्रति जो समर्पण है, कहीं ना कहीं दुनिया के देशों को ये देखना पड़ेगा। कई सारे संगीतकारों से लेकर कई सारे जो हमारे सिंगर्स हैं, उन्होंने खिलाड़ियों ने
कहीं ने ये बात दोहराई है कि हम तुर्की नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, कभी भी वहाँ पर शो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये भारत माता के प्रति, हिंद की सेना के प्रति, भारत के राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण दिखाता है। और मुझे लगता है कि दुनिया के देशों को ये पता चलना चाहिए कि दुनिया की आबादी और रिसोर्सेज के स्तर से आने वाले समय में दुनिया का जो एक महत्वपूर्ण देश भारत बनने वाला है। भारत आज भी महत्वपूर्ण है, आगे भी महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं ये इनको एहसास हो रहा है कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के आंतरिक मामलों में अगर बाहरी दुनिया आतंकवादियों को समर्थ तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर साहब, एक जो सिचुएशन भारत पाकिस्तान के बीच बनी थी, वॉर जैसी सिचुएशन, और 4 दिन जो कॉन्फ्लिक्ट रहा दोनों के बीच, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, ड्रोन के जरिए हमले हो, मिसाइल्स के जरिए हमले हो, या भारत अंदर घुसकर जाकर जैसे पाकिस्तान को मार गिराए, वो जवाब एक शॉर्ट टाइम पीरियड का जवाब है। ठीक है, वो जवाब देना भी जरूरी है, डराना भी जरूरी है, लेकिन जो ये कूटनीतिक रूप से जवाब देना होता है, ये कितना इफेक्ट करता है उन देशों को जिन पर ऐसे, जैसे मान लो अजरबैजान हो या फिर तुर्की को अभी बहिष्कार करना हो, कितना इफेक्ट करेगा उन देशों पर? देखिए शीतल जी, भारत वसुदेव कुटुंबकम के विचार को मानता है। तुर्की के अंदर भूकंप आता है तो भारत एक तरफा जाकर सहायता करता है। बिल्कुल। अजरबैजान के आंतरिक स्थिति गड़बड़ होती है तो भारत सहायता करता है। भारत बार बार ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है, और हम उस भारतत्व के आयामों के साथ इसको मानते हैं। लेकिन जब भारत के अंदर आकर भारत की माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा जाएगा और पाकिस्तानी कृत्यों को अगर ये देश बढ़ावा देंगे तो भारत कूटनीतिक तौर पर भी पीछे नहीं रहने वाला। और आज दुनिया के सभी देशों को ये पता चल गया है कि भारत ने किस प्रकार से, अगर भारत को छेड़ने का प्रयास किया गया तो भारत ने किस प्रकार से उनके पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दरकिनार करते हुए वहां पर हमला किया, आतंकवादी इलाकों को उड़ाया, उनको खत्म किया। और ये मैसेज केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है शीतल जी, ये मैसेज दुनिया के उन सभी आतंकवादी प्रारूपों की रचना रचने वाले लोगों के लिए, देशों के लिए है कि भारत का विजन हमेशा समझ रहा है, भारत अपनी अस्मिता, अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किया जाएगा तो वो बख्शने वाले मूड पर नहीं है। ये 21वीं शताब्दी का भारत है, बिल्कुल, जो जहां है वहीं कुछ कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से अपना नजरिया पेश करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति इस वक्त राष्ट्र की शौर्यता और उसके साहस का लोहा मान रहा है, इसी बीच बड़ी खबर आई जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने आर्ट, कॉमर्स और विज्ञान संकाय के टॉपर्स को बधाई दी है। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए, इसमें अर्पणदीप सिंह ने टॉप किया, जबकि 8 स्ट्रीम में टॉपर सरोज को भी सीएम ने बधाई दी है। बिल्कुल, सीबीएसई के नतीजे घोषित होने के बाद ये बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और सीएम नायब सिंह सैनी ने कुछ लोगों को बधाई दी है, कुछ विद्यार्थियों को बधाई दी है। अर्पणदीप सिंह ने कॉमर्स में प्रथम स्थान हासिल किया है, यानी टॉप किया है, और उनको बधाई देने का काम खुद मुख्यमंत्री की तरफ से न सिर्फ बधाई बल्कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उनके भविष्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जगाना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और उसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी कभी मौका नहीं चूकते। यही वजह है कि आज भी उन्होंने उनसे बातचीत की है और उन्हें बधाई देने का काम किया है। सभी जो सीबीएसई बोर्ड में या सीबीएसई के एग्जाम में जिन्होंने टॉप किया है उन सब के साथ नायब सिंह सैनी की तरफ से बातचीत हो रही है। ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। आपने हरियाणा को भी ऊंचा किया है, माँ बाप का नाम भी ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें, ऐसा हमारा आपको शुभकामनाएं हैं। कौन कौन है? सत श्री अकाल जी। और ठीक है जी, बधाई है जी आपको बहुत बहुत। बेटे ने नंबर 1 के ऊपर आए हैं, बधाई है आपको। आपको भी बधाई हो सर। थैंक यू, बहुत बधाई। आप आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। बहुत बधाई है। आपने हरियाणा को भी ऊंचा किया है, माँ बाप का नाम भी ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें, ऐसा हमारा आपको
शुभकामनाएं। चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे और ये अपडेट भी भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद से जुड़ी हुई है और जिस प्रकार से चाइना हो या तुर्की हो उन सब के सामान को बहिष्कार करने का फैसला लिया जा रहा है। इसी को लेकर सीटीआई ने कश्मीरी गेट मार्केट में अभियान चलाए है और चीनी सामान तुर्की सामान का बहिष्कार करने का फैसला या आह्वान जो है वो सीटीआई की तरफ से किया गया है। इसमें 700 व्यापारी संगठनों से सीसीटीआई की अपील जो है वो निकलकर सामने आई है। तो पाक का साथ देने वाले देशों को लेकर यह अभियान चलाया गया जहां पर कश्मीरी गेट मार्केट, जिसे मॉनेस्ट्री मार्केट के नाम से भी दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग जानते हैं और वहां पर अक्सर हम देखते हैं कि यंग जनरेशन बहुत ज्यादा विजिट करती है और अक्सर वहां पर जो कपड़ों से जुड़े हुए मार्केट वो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश है। लिहाजा लेकिन अब चीन, टर्की ने जिस तरह से और ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद जगह जगह आप देखिए किस तरह से दिल्ली के व्यापारियों की पुकार, चीन तुर्कियों के सामानों का हो बहिष्कार। ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं दरवाजों पर, गेट्स पर और लोगों से अपील की जा रही है कि उन तमाम देशों के सामानों का बहिष्कार करें जो इस वक्त हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये पोस्टर, दिल्ली के व्यापारियों की यही पुकार, चीन तुर्कियों के सामानों की हो बहिष्कार, ऐसे लिखे हुए पोस्टर, बैनर जगह जगह रोड्स पर और आपको पोल्स पर और दीवारों पर लगे हुए मिल जाएंगे। दिल्ली की व्यापारी एसोसिएशन की ये अपील, ताकि कैसे न कैसे करके संदेश पहुंचाया जा सके कि हर एक स्तर पर देश की जनता सरकार और सेना के साथ सुरक्षा को लेकर खड़ी हुई है। यही फर्क है, एक तरफ पाकिस्तान जो हारकर भी खुशियां मना रहा है और दूसरी तरफ भारत है जो जीतकर भी अगली जीत का इंतजार कर रहा है और लगातार ये मुहिम चल रही है। ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि अब चीन और तुर्की को सबक सिखाने की जरूरत है। भारत पाक संघर्ष में चीन और तुर्की ने दुश्मन का साथ देने का काम किया है। चीन के लिए भारत बड़ा बाजार है, अधिकतर व्यापार में चीन मॉल इंपोर्ट होता है। व्यक्तिगत और व्यवसायिक हितों को दरकिनार कर चीनी सामान का पुरजोर विरोध हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं। वहीं तुर्की ने जैसे ही हाल फिलहाल में पाकिस्तान का साथ दिया तो लोगों ने जो रुख चीनी प्रोडक्ट, चीनी सामान के साथ अपनाया, वही स्टैंड अब अजरबैजान और टर्की के सामानों के साथ किया जा रहा है। लिहाजा जिन दुकानों में, जिन रेहड़ी फड़ों पर आप ऐसी चीजें देखेंगे जो मेड इन चाइना, मेड इन टर्की या मेड इन अजरबैजान है, लोग उनको साफ तौर पर अवॉइड या नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अगर ये मुहिम सफल होती है तो जाहिर है उन देशों को नुकसान होना संभव है जिनका सामान भारत में बहिष्कार हो रहा है। सुनिए जरा। तुर्की से बंद, आयात निर्यात चीन से बंद कर दीजिए, तुर्की से बंद कर दीजिए। और हम आज कश्मीर गेट मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है, यहाँ के व्यापारियों ने भी प्रण लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे चीन से व्यापार पूरी तरह बंद हो। चले अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये बड़ी खबर है, यूपी में प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो गया है और गोरखपुर, बस्ती समेत 15 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, गर्मी का अब प्रकोप बढ़ रहा है, गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने के लिए तैयार है और आईएमडी ने हीट वेव चेतावनी भी दे दी है। भारत पाकिस्तान के बीच जो गर्मी थी वो आपने देखी, वो अब ठंडी पड़ रही है, लेकिन जो कुदरती गर्मी है वो यहां पर बढ़ने वाली है यूपी में। और अब गोरखपुर, बस्ती समेत 15 जिलों में हीट वेव का अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो यूपी में आने वाले दिनों में गर्मी और अपना प्रचंड रूप दिखाने के लिए तैयार है। अगले 3 दिन मौसम ड्राई रहेगा और इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चलने की जो चेतावनी है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई है। आज सुबह से यूपी में मौसम साफ है, लेकिन तेज धूप की वजह से लोगों को गर्मी का ज्यादा एहसास हो रहा है और यही कारण है कि लोगों का घरों से निकलना भी बाहर दूभर हो गया है। अब ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक आज, कल और परसों पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क ड्राई रहेगा
इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा सतही तौर पर चलेगी और इसी दौरान पूर्वी यूपी के कई जिलों में जो गर्म हवाएं चलने की भी संभावना है और 16 मई से एक बार फिर मौसम बदलने का अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। तो इसी पर फयाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फयाज अहमद हमारे संवाददाता हैं। फयाज, गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, किस तरह से गर्मी को भगाने के लिए या गर्मी से बचने के प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं? जिस तरह आपको बता दूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, लगातार तापमान बढ़ते जा रहा है और जो अगर मौसम विभाग की बात करें तो पिछले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो लगातार जो मौसम की बात है, बचने के लिए जो गमछा, छाता और कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉक्टरों के यहाँ एक लंबी भीड़ देखने को मिल रही, क्योंकि जो हिसाब से गर्मी पड़ रही है उससे लोगों के सिर में दर्द और पेट में प्रॉब्लम हो, तमाम तरीके की दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि भरपूर पानी का सेवन करें, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले और बिना वजह ना निकले। खास तौर से बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो सर ढककर निकले, पूरी तरीके से पानी का सेवन करें। अब फयाज, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो गोरखपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद ये तमाम इलाके निकलकर सामने आते, तो लिहाजा शासन प्रशासन स्तर पर जो जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था है वो क्या कुछ कह रही है? ऐसे में क्या कुछ शेडिंग की व्यवस्था भी की गई है कि अगर कोई राहगीर गर्मी के चलते आराम करना चाहते हैं तो उनको शेडिंग की व्यवस्था का भी पर्याप्त प्रबंधन हो? जी कुणाल, बिल्कुल शासन की तरफ से भी अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया गया है कि जगह जगह पर पानी का प्रबंध किया जाए और जो भी शेड वगैरह है, जो यात्री आ रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों का, क्योंकि गर्मी का समय है और छुट्टियों का सीजन है, लोग गांव की तरफ जा रहे हैं और शहर की तरफ भी आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से रोडवेज हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, तमाम जगहों पर शेड का व्यवस्था किया गया। इसके साथ ही तमाम जो NGO संगठन है उसने भी जो है प्याऊ का व्यवस्था किया, यानी पानी की पर्याप्त मात्रा कि लोग जो है व्यवस्था किए हुए हैं। इसके साथ ही लोग अपने साथ भी ठंडा पानी लेके निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मौसम विभाग की तो अगर तापमान जो है 42 से 43 डिग्री पहुंचने का पूरा अनुमान है, फिर भी लोग अपने जरूरत ठीक है फयाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फयाज, ये जानकारी आपने दी। गर्मी को लेकर फयाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बड़ी खबर है, सीज फायर पर MP कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। एक तरफ सरकार जो है या लोग सरकार का या सेना का मनोबल बढ़ा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष ने सवाल खड़े किए। इन्होंने इंदिरा तेरी याद आई अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठाए हैं कि आखिर सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने पुष्टि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सहमति को लेकर क्यों की, ये सवाल कांग्रेस ने खड़े किए। तो कांग्रेस को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। ये वही इंदिरा गांधी है जिन्होंने 1971 के युद्ध के बाद भारत मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग अलग मुल्क बनाने का काम किया था। और वैसे ही उम्मीद कांग्रेस कर रही है कि इस वक्त जिस तरह से अब इस वक्त हम हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपर हैंड में थे, तो POK भी हमको मिल जाना चाहिए था, क्योंकि लगातार जिस तरह की चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तब्दील करने का वक्त आ चुका है। तो लिहाजा कांग्रेस इस वक्त चाह रही है कि सरकार पाकिस्तान के 4 अलग अलग टुकड़े कर दे। चल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कि आज